बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम बीएसएन थर्ड सेमेस्टर की फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं। फार्मेकोलॉजी में हमने इसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया और फिर सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट की। सेकंड चैप्टर में हम जो ड्रग्स टू ट्रीट इन्फेक्शन और प्रिवेंट इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें इसका जो लेक्चर 1 है एंटीबायोटिक्स, वो हमने स्टार्ट की है। लेक्चर 1 एंटीबायोटिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो लिंक है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज इसका लेक्चर 1 एंटीबायोटिक का पार्ट 3 हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स स्टार्ट की थी। हमने उस जो पार्ट 2 वीडियो है उसके एंड में हमने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर स्टार्ट की थी। तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हमारे साथ पेनिसिलिन्स और सिफोलोस्पोरिन्स आते थे। तो आज हम पेनिसिलिन्स और सिफोलोस्पोरिन्स पढ़ेंगे, जो कि ऐसे एंटीबायोटिक्स है कि ये जाके बैक्टीरिया के सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है उसको रोक देते हैं, और उसको रोकने की वजह से बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाता और वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह वो जो इन्फेक्शन थी पेशेंट को उस बैक्टीरिया की वजह से, वो इन्फेक्शन उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। पेनिसिलिन्स में से ये जो पेनिसिलिन्स है ये एक ब्रॉड ग्रुप है, एक कैटेगरी है। इसके अंदर इसके बहुत से जो है मेंबर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला क्या है, पेनिसिलिन्स के ग्रुप में नेचुरल पेनिसिलिन्स है। नेचुरल पेनिसिलिन्स हमने स्टूडेंट्स ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है ये हम फर्स्ट चैप्टर से क्लियर करते आ रहे हैं कि एक नेचुरल ड्रग्स होते हैं और दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल वो कि उसे एक लिविंग चीज़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या बनाया जाता है, उसे हम नेचुरल कहते हैं। और उसका डिराइवेटिव या जो सिंथेटिक है वो उसके एक्शन को देख के लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं कि ये जो है सिंथेटिक है। तो नेचुरल पेनिसिलिन्स जो है ये एक फंगस है, उससे बनाए जाते हैं। पेंसिलियम नेटोटम जो है एक फंगस है, उससे बनाए जाते हैं। और ये नेचुरल पेनिसिलिन्स में कौन कौन से है, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी है। पेनिसिलिन जी जो है ये पेनिसिलिन जी एक नेचुरल एक एंटीबायोटिक है, जिसे जो है नेचुरली एक फंगस था उससे एक्सट्रैक्ट किया गया था। एक फंगस था पेंसिलियम क्राइसोजीनम, एक फंगस था उसका नाम पेंसिलियम क्राइसोजीनम था, उससे ये पेनिसिलिन जी जो है ये बनाई गई थी। और फिर इसके फंक्शन को मिमिक करते हुए एक सेमी सिंथेटिक जो है पेनिसिलिन बनाई गई, जिसे पेनिसिलिन वी का नाम दिया गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि पेनिसिलिन वी अगर सिंथेटिक बनाई गई थी तो फिर क्यों ये नेचुरल में है। ये इसलिए है क्योंकि इनकी जो एक्शन की कैटेगरी है पेनिसिलिन जी की और वी की दोनों एक ही है। इसको बनाया गया सिंथेटिकली, लेकिन इसने कोई इस पेनिसिलिन जी से बढ़कर कोई एक्शन शो नहीं किया। जैसा पेनिसिलिन जी करता था बिल्कुल वैसे ही इस के जैसे ही एक्शन इसने किया, तो इसको फिर पेनिसिलिन वी नाम दिया गया और इसे भी नेचुरल पेनिसिलिन्स के ग्रुप में डाल दिया गया। तो दूसरा हमारे साथ है एमाइनो पेनिसिलिन्स। एमाइनो पेनिसिलिन्स में एमोक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, एंटी स्टेफाइलोकोकल थर्ड जो कैटेगरी है एंटी स्टेफाइलोकोकल है, जिसमें पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट पेंसिलिन्स, जैसा कि पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट पेंसिलिनेज वो जो एंजाइम था जिसे पेंसिलिनेज एंजाइम कहा जाता था, जो जिसे हम आजकल जो है बीटा लैक्टेमेस एंजाइम के नाम से जानते हैं, उस एंजाइम को जो उस एंजाइम के रेजिस्टेंस जो ड्रग है, फॉर एग्जांपल क्लोक्सासेलिन, डीकोक्सासेलिन, ये हमारे साथ एंटी स्टेप्टोकोकल स्टेफाइलोकोकल में आते हैं। फोर्थ जो कैटेगरी है एंटी सोडोमनल, ये क्या है, कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स और
यूरिडोपेनिसिलिन्स जो है ये इस कैटेगरी में आते हैं। ये भी कार्बोक्सीपेनिसिलिन्स और यूरिडोपेनिसिलिन्स भी एक ग्रुप है। फिर इनके मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दी गई है टिकारसिलिन क्लेवुलिनेट और पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम। तो ये इनके कैटेगरीज़ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये टिकारसिलिन जो है ये तो एंटी सोडोमिनल जो ये कैटेगरी है पेनिसिलिन्स की, इनका मेंबर है। और यहाँ पे नीचे देखिए तो पिप्रासिलिन जो है ये भी एंटी सोडोमिनल जो है इसका मेंबर है। यहाँ पे टेजोबैक्टम और क्लेवुलिनेट जो है ये एक ऐसी चीज़ें होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्लेवुलिनेट है ये एक क्लेवुलेनिक एसिड जो है उसके जैसा एक क्लेवुलिनेट उससे बनाया जाता है जो क्लेवुलिनिक एसिड है। क्लेवुलिनिक एसिड क्या है? ये एक बीटा लैक्टम ड्रग इन्हें कहते हैं, हम बीटा लैक्टम ड्रग्स कहते हैं इन्हें। इनका फंक्शन ये होता है कि जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स होते हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जो जितने भी होते हैं उनकी जैसे फंक्शन होती है, जैसे वो जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है पेनिसिलिनेस एंजाइम उसके फंक्शन को इनहिबिट करते हैं, वैसे ही ये भी एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो इनको अगर अकेला दिया जाए, इनके साथ मिक्स नहीं करके इनको सेपरेटली अगर दिया जाए तो ये एंटीबायोटिक की तरह इनकी इफ़ेक्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल टेजोबैक्टम अगर यूनिक इसको अगर सेपरेटली दिया जाए एलोनली तो ये एंटीबायोटिक के जैसे काम नहीं करेगी, लेकिन जब इनको एंटीबायोटिक के साथ मिला के दिया जाता है तो फिर ये जाके जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, जो एस बीटा लैक्टमेज एंजाइम की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसको रोकते हैं और उसकी एक्शन को रोकते हैं, और फिर उस जो एक कंडीशन होता है उसको ट्रीट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेनिसिलिन्स एंड सेफलोस्पोरिन्स। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें दिया गया है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है पेनिसिलिन्स का और सेफलोस्पोरिन्स का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये दोनों जो है ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है, बैक्टीरिया में सेल वॉल की सिंथेसिस होने नहीं देते। तो अब देखते हैं कि किस तरह ये सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकते हैं। तो the synthesis of cell wall of bacteria depend upon an enzyme named as transpeptidase या penicillin binding proteins। अब ये जो सिंथेसिस जो है सेल वॉल की जो सिंथेसिस है वो डिपेंड है एक एंजाइम पे। उस एंजाइम का क्या नाम है स्टूडेंट्स? उस एंजाइम का नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज। स्टूडेंट्स हमने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है कि जो एंजाइम सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम ज़िम्मेदार है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेल वॉल की सिंथेसिस करे, उस एंजाइम का नाम ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है या पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स उन्हें हम कहते हैं। तो अब दिस एंजाइम क्रॉस लिंक पेप्टिडोग्लाइकेन चेन टू फॉर्म रिजिड सेल वॉल। ये एंजाइम क्या करता है? ये ट्रांसपेप्टाइडेज या पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, ये एंजाइम पेप्टिडोग्लाइकेन्स जो होते हैं उनके साथ एक क्रॉस लिंक बनाता है, और उस क्रॉस लिंक चेन की वजह से जो सेल वॉल है वो रिजिड एक सेल वॉल बन जाती है बैक्टीरिया की। अब पेनिसिलिन्स और सेफलोस्पोरिन्स क्या करते हैं? ये इस ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करते हैं और जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उनको ब्लॉक करते हैं बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें जाके। बैक्टीरिया की सेल वॉल में जाके पेप्टिडोग्लाइकेन को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं और इस ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करते हैं, और फिर इस तरह से पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं बन पाते, ये एक दूसरे के साथ लिंक नहीं हो पाते, और फिर सेल वॉल की सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। और जब सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाती है तो वो बैक्टीरिया जो है वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाता, और इसी तरह जो है उसकी डेथ हो जाती है। Important to know,
अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैं स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ कि अब हम जो भी ड्रग पढ़ेंगे उनके एंड में ये इम्पोर्टेंट टू नो एक स्लाइड जो है वो होगी, तो आपने इस पे अच्छे से ध्यान दे के इनको देखना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है वो इससे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कि यहाँ पे ये एक समरी सी होती है जो हमने इस पेंसिलिन्स के बारे में पढ़ा, अब इसकी एक समरी सी होती है, तो इसमें एमसीक्यूज़ जो है वो इससे उठाए जा सकते हैं। तो लिखा है कि दे आर इनएक्टिव अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म लैकिंग ऑफ सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेंस सच एज माइकोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड वायरसेस। अब जो पेंसिलिन्स है ये इनएक्टिव होते हैं उन बैक्टीरिया के लिए इनएक्टिव होते हैं जिनमें ये पेप्टिडोग्लाइकेन का जो सेल वॉल है ये नहीं होता। बाज़ बैक्टीरिया जो है उनमें सेल वॉल नहीं होता, जैसा कि माइकोबैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल नहीं होता। तो फिर ऐसे बैक्टीरिया जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल नहीं होता, या दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, वायरस है, उनके लिए पेंसिलिन जो है, पेंसिलिन्स के जो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स है ये इनएक्टिव है। क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकेन पे एक्ट करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज को ब्लॉक करते हैं। तो जब पेप्टिडोग्लाइकेन है ही नहीं तो एक कहाँ जाके एक्ट करेंगे, तो इसलिए जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल नहीं होता उनके लिए ये पेंसिलिन्स जो है ये इनएक्टिव है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिन्स की प्रोडक्शन किस तरह? मेनी बैक्टीरिया पार्टिकुलरली द ग्राम पॉजिटिव कोकाई प्रोड्यूस डी डिग्रेडेटिव एंजाइम ऑटोलाइसिन्स। बाज़ बैक्टीरिया जैसा कि ये जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है ये क्या कर देते हैं, डिग्रेड करने वाले एंजाइम जिनका नाम ऑटोलाइसिन्स है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है कि ख़ास करके ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है वो ऑटोलाइसिन की प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से उनकी ऑटोलाइसिस हो जाती है। Thus, the antibacterial effect of a penicillin is the result of both inhibition of cell wall synthesis and destruction of existing cell wall by autolysis। तो पेंसिलिन्स की जो इफ़ेक्ट की रिज़ल्ट है वो इस तरह होती है कि एक तो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देता है, दूसरी तरफ क्या होता है, वो जब एंजाइम वहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के फंक्शन को रोकता है और सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकता है, तो फिर वो बैक्टीरिया खुद से क्या करता है, खुद से ऑटोलाइसिन्स प्रोड्यूस करता है जो कि खुद की उसकी लाइसिस कर देते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। तो एमसीक्यूज़ बन सकती है कि वो कौन से ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है जिनकी वजह से ऑटोलाइसिन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये पेंसिलिन्स होते हैं। In general, gram-positive microorganisms have cell wall that are easily reached by penicillin and therefore are easily targeted. Generally अगर हम देखें तो ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनके सेल वॉल जो पेंसिलिन उनके सेल वॉल तक इजीली पहुंच जाता है, इसीलिए ग्राम पॉजिटिव को पेंसिलिन जो है वो इजीली टारगेट कर देते हैं। मींस के इनके लिए बहुत ही इफेक्ट शो करना बहुत ही इजी होता है पेंसिलिन्स के लिए। तो ये भी एमसीक्यूज बन सकती है कि कौन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि पेंसिलिन्स के आगे बहुत ही सेंसिटिव है। तो हम लिखेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्योंकि उनके सेल वॉल तक पहुंचना पेंसिलिन्स के लिए बहुत ही इजी होता है। फिर लिखा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव वाटर फिल्ड चैनल्स कॉल्ड पोरिन्स टू ड्रग एंट्री। फिर ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, ग्राम नेगेटिव में वहाँ पे उनके सेल वॉल में कुछ वाटर फिल्ड चैनल होते हैं जिनको पोरिन्स कहा जाता है। ड्रग को उनके थ्रू उनसे गुजर के फिर जो है बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल में दाखिल होना पड़ता है। तो ये सब आप लोगों ने याद रखनी है। पेंसिलिन्स रेजिस्टेंट। अब पेंसिलिन्स की रेजिस्टेंस किस तरह होती है, हम देखते हैं कि पेंसिलिन्स की रेजिस्टेंस किस तरह होती है। पेंसिलिन्स आर इनएक्टिवेटेड बाय बीटा लैक्टेमेज पेंसिलिनेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया।
क्या होता है, जब पेंसिलिन्स दिए जाते हैं, पेंसिलिन्स के ग्रुप का कोई भी मेंबर जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है, तो जो बैक्टीरिया है, जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, जो अभी ड्रग रेजिस्टेंस करते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो बीटा लैक्टम रिंग होता है पेंसिलिन्स के फार्मूले में, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और बीटा लैक्टमेसिस या पेंसिलिनेसिस एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, और वो एंजाइम आके यहाँ पे ये जो बीटा लैक्टम रिंग है इसको इनएक्टिवेट कर देता है। तो इस वजह से ड्रग रेजिस्टेंस या पेंसिलिन रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है। एंटी स्टेफाइलोकोकल पेंसिलिन्स। अब एंटी स्टेफाइलोकोकल पेंसिलिन्स जो है इनकी किस तरह रेजिस्टेंस होती है, इनमें कौन कौन से है, इन ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग शामिल है, मिथिसिलिन है, नेफसिलिन है, ऑक्सासिलिन है और डाईऑक्सासिलिन है। ये सारे जो है आर बीटा लैक्टमेस पेंसिलिनेस रेजिस्टेंट पेंसिलिन्स। ये जितने भी है मिथासिलिन, नेफसिलिन्स, ऑक्सासिलिन्स, डिक्लोक्सासिलिन्स, ये सब जो है ये सब बीटा लैक्टमेस या पेंसिलिनेस रेजिस्टेंट पेंसिलिन्स है। इन सब को जो बीटा लैक्टमेस या पेंसिलिनेस एंजाइम है वो रेजिस्ट कर देता है। Their use is restricted to treatment of infection caused by penicillinase producing staphylococci। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ये जो जितने भी है ये ड्रग्स अब ये रिस्ट्रिक्टेड है। इनको जब कोई स्टेफाइलोकोकाई, ये वो स्टेफाइलोकोकाई जो कि पेंसिलिनेस प्रोड्यूस करता है, ऐसे स्टेफाइलोकोकाई की जब इन्फेक्शन हो जाती है तो ये बिल्कुल नहीं देने होते, क्योंकि वो इसके लिए रेजिस्टेंस है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम उसको मिथासिलिन दे, नेफसिलिन दे, ऑक्सासिलिन दे, डिक्लोक्सासिलिन दे, कुछ भी नहीं होता। तो इस वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड है। अब है क्लेवलेनिक एसिड, सल्बेक्टम एंड टेजोबेक्टम और बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स। अब देखिए, अब ये जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि क्लेवलेनिक एसिड हो गया, सल्बेक्टम हो गया, टेजोबेक्टम हो गया, ये सब बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स है। ये जाके जो बीटा लैक्टमेस एंजाइम है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस काज कर देता है, बीटा लैक्टम रिंग ख़राब हो जाती है, उसको ये जाके इनहिबिट करते हैं। इसी वजह से ये हम जो है जो एंटीबायोटिक्स है उनके साथ ये जो है मिक्स करके हम देते हैं, मिक्स करके जो है एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि टिकारसिलीन कल्वुलेनेट, यह हमने पढ़ा था पिप्रासिलीन टेजोबेक्टम, इसमें टेजोबेक्टम भी है, कल्वुलेनेट भी है। वो इसलिए है ताकि जो है ये बीटा लैक्टमेस एंजाइम है वो इनहिबिट हो और रेजिस्टेंस ना हो। रेजिस्टेंस को रोकने के लिए ये भी इन ड्रग्स के साथ जो है कंबाइन किए जाते हैं। एंटी सोडोमनल पेंसिलिन्स। अब ये एंटी सोडोमनल पेंसिलिन्स जो है ये क्या है, तो लिखा है कि पिप्रासिलिन एंड टिकारसिलिन्स आर कॉल्ड एंटी-सोडोमोनल पेनिसिलिन्स बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी अगेंस्ट सोडोमोनाज एरिजिनोसा। तो ये जो ड्रग है पिनिसिलिन है ये पिप्रासिलिन है और टिकारसिलिन है, ये इनको एंटी सोडोमोनल पेनिसिलिन कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है सोडोमोनाज ऑरिजिनोसा है, ये इस बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं, इसके अगेंस्ट एक्टिविटी शो करते हैं। इस वजह से इनको एंटी सोडोमोनल पेनिसिलिन जो है वो कहा जाता है। थेरापेटिक यूजेस क्या है पेनिसिलिन्स की? थेरापेटिक यूजेस हम कब पेनिसिलिन्स का ये जो ग्रुप है ये हम एडमिनिस्टर करते हैं, पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन कब किया जाता है? जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। किस तरह? ओनली पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल बैक्टीरिया, सिर्फ जो पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल बैक्टीरिया है अगर उनकी वजह से इन्फेक्शन हो तब हम पेनिसिलिन्स जो है वो एडवाइस करते हैं, पेनिसिलिन्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स।
स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाती है, फॉर एग्जांपल फेरेंजाइटिस होती है, फेरिंग्स में इन्फेक्शन होती है, साइनोसाइटिस हो जाती है, ये जो पेरानेजल साइनेसिस है, इनमें जब इन्फेक्शन हो जाती है तब हम एडमिनिस्टर करते हैं। ओटिटिस मीडिया होता है ईयर इन्फेक्शन, ये मिडिल एयर जो है इसका इन्फेक्शन होता है। सेलुलाइटिस होता है, सेलुलाइटिस क्या है, एक स्किन इन्फेक्शन है जिसमें स्किन में रेशेस निकलते हैं और जो है रेडेंट हो जाता है। तो इस वक्त हम क्या करते हैं, ये जो पेनिसिलिन्स है ये एडमिनिस्टर करते हैं। सिफिलिस के लिए एडमिनिस्टर करते हैं। सिफिलिस क्या है, सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम ट्रिपोनीमा पैलेडियम जो है उसकी वजह से सिफिलिस कास होती है। ये सिफिलिस में क्या होता है, एक पेनलेस सोर बन जाते हैं स्टर्ट में, जेनिटिलियास में, रेक्टम में और या माउथ के अंदर जो है वो सोर्स बन जाते हैं जो कि पेनलेस सोर्स होते हैं स्टर्ट में। बाकी ये एक बहुत तकलीफ़देह बीमारी होती है जो कि ख़ास करके जब इसकी ट्रांसमिशन होती है तो सलाइवा वगैरह से इसकी ट्रांसमिशन होती है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के ज़रिए जो है ज़्यादातर ट्रांसमिट होती है। इसके लिए भी हम पेनिसिलिन जो है वो डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा डिफ्थीरिया जो है, डिफ्थीरिया क्या है, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोरिन बैक्टीरियम डिफ्थीरिया जिस बैक्टीरिया का नाम है उसकी वजह से डिफ्थीरिया हो जाता है। ये भी एक सीरियस इन्फेक्शन होती है, इसमें इसकी वजह से डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग होती है, हार्ट फेलियर होती है, इवन पैरालिसिस तक हो जाती है। ये भी एक सीरियस इन्फेक्शन होता है। तो इसके लिए भी डॉक्टर्स जो है वो पेनिसिलिन एडमिनिस्टर करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। एडवर्स रिएक्शन क्या है पेनिसिलिन का एडवर्स रिएक्शन, तो लिखा है कि स्किन रेशेस, अर्टिकेरिया, स्किन रेशेस हो सकते हैं। अर्टिकेरिया भी एक स्किन की कंडीशन होती है, इसमें भी स्किन रेशेस रेडनेस हो जाती है। तो अर्टिकेरिया हो सकती है, स्किन रेशेस हो सकती है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी जो हाइपर एक्टिव जब इम्यून सिस्टम हो जाता है तो इसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ पेशेंट हैव सम काइंड ऑफ रिएक्शंस रेंजिंग फ्रॉम रेशियस टू एंजियोएडिमा, मार्क्ड स्वेलिंग ऑफ लिप्स, टंग एंड एनाफाइलेक्सिस। क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली 5% पेशेंट जो है, 100 में 5% पेशेंट जो है उनमें ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है और इससे उसके स्किन में रेशेस निकलने से लेके एंजियोएडिमा तक हो जाता है। एंजियोएडिमा में क्या होता है, जो लिप्स होते हैं, जो टंग होते हैं, उनमें फ्लूइड जमा हो जाता है अंदर से और फिर क्या होता है वो स्वेलिंग उनकी हो जाती है और एनाफाइलेक्सिस भी होने का चांसेस है। एनाफाइलेक्सिस क्या है, ये एक सीवियर, एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो एनाफाइलेक्सिस भी कभी कभार हो जाता है। क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन अकर एमोंग द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है उनके खुद के दरमियान भी क्रॉसली जो है एलर्जिक रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल सिफोलोस्पोरिन्स और पेनिसिलिन को एक साथ एडमिनिस्टर किया गया तो चांसेस है कि इन दोनों में जो है ड्रग रिएक्शन हो और एलर्जिक रिएक्शन जो है वो सामने आए। Diarrhea is a common problem that is caused by disruption of the normal balance of intestinal microorganisms. ये जो डायरिया होता है ये एंटीबायोटिक्स के साथ कॉमन होता है जिसको पहले से पेशेंट को बताना ज़रूरी होता है। ये क्योंकि जब एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं तो हमारे जो गट में जो नॉर्मल फ्लोरा होती है वो भी बैक्टीरिया होती है, बिनाइन बैक्टीरिया जिससे हम कहते हैं कि उनसे हमें फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। तो उनकी भी डिसरप्शन हो जाती है इन एंटीबायोटिक के थ्रू। तो जब उनकी डिसरप्शन हो जाती है तो डायरिया जो है वो कॉमन है कि डायरिया हो जाती है। अब है सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स कैसे ड्रग्स है? सिफेलोस्पोरिन्स ड्रग आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है? सिफेलोस्पोरिन्स भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को टारगेट करती है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को रोकती है और इस तरह सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाती है तो फिर बैक्टीरिया फर्दर ग्रो नहीं कर पाता। Cephalosporins was first isolated from a fungus named as Cephalosporium
एक्रीमोनियम बाय डॉक्टर अब्राहम इन 1948। सिफेलोस्पोरिन्स जो है स्टूडेंट्स, ये फर्स्टली एक फंगस जिसका नाम सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम था, उससे आइसोलेटेड की गई थी। एक डॉक्टर था जिनका नाम डॉक्टर इब्राहम था, उसने ये काम किया था 1948 में। दीज आर बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स एज दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन यूज्ड एज थेरापेटिक डोज। ये बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स है। बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स का मतलब ये है कि ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। जब हम थेरापेटिक डोज की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ये जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक है। मोड ऑफ एक्शन इसकी क्या है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जैसा कि पेंसिलिन की है वैसी ही इसकी भी है। मतलब ये कि ये जब इंसर्ट किया जाता है, बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, तो ये जाके बैक्टीरिया के सेल वॉल में जाके जो पेप्टिडोग्लाइकेन्स है उस वहाँ पे एंजाइम था जिसका नाम ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम था, उसके फंक्शन को इनहिबिट करती है और पेप्टिडोग्लाइकेन को भी इनहिबिट करती है। फिर इसकी वजह से सेल वॉल जो है वो नहीं बन पाती, और जब सेल वॉल नहीं बनती है तो फिर बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है। अब सिफेलोस्पोरिन्स जो है स्टूडेंट्स, इसकी 5 जनरेशन्स है। अब हम एक एक करके इन जनरेशन्स को पढ़ते हैं कि फर्स्ट जनरेशन वाले जो ड्रग्स है वो किस तरह है, सेकंड किस तरह है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ 5 जनरेशन्स ड्रग्स इसकी है। फर्स्ट जनरेशन में क्या है? First generation, the optimum activity of all first generation cephalosporins drug is against gram-positive bacteria such as Staphylococci and Streptococci। जो फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स है, फर्स्ट जनरेशन के जो जितने भी ड्रग्स है उनका एक्शन किस पे है? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उन पे इसका एक्शन है। जितने भी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, ये सेंसिटिव है फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स के आगे। जब फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स एडमिनिस्टर किया जाता है तो ये जाके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं और उनको किल कर देते हैं। अब फर्स्ट जनरेशन में हमारे साथ कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है? सिफाजोलिन है, सिफाड्रोक्सिल है, सिफ्रेडीन है, सिफेलेजिन है, सिफेलेजिन है। ये क्या है? ये हमारे साथ फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स के मेंबर्स है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये याद रखने हैं कि फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स के मेंबर्स कौन कौन से हैं। एमसीक्यूज बन सकती है कि सिफाड्रोक्सिल इज़ द मेंबर ऑफ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो आप लोगों को पता होना है कि ये फर्स्ट जनरेशन का मेंबर है। सेकेंड जनरेशन में क्या है? द सेकेंड जनरेशन ड्रग हैव मोर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, एंटेरोबैक्टर ऑरिजिनीज। इन comparison to the first generation, the gram positive spectrum is less than the first generation। अब ये जो सेकेंड जनरेशन है इनका, सेकेंड जनरेशन में क्या है? सेकेंड जनरेशन में ये जो सेकेंड जनरेशन के ड्रग्स है इसके जो मेंबर्स है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके खिलाफ इनकी ज़्यादा एक्टिविटी है। ये जाके जो जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, एंटेरोबैक्टर एरिजिनेस हो गया, उनको जाके ये क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। और इनको हम जब फर्स्ट जनरेशन से हम इनको कंपेयर करते हैं तो उनमें क्या था? उनमें था कि वो ग्राम पॉजिटिव को ज़्यादातर जो है वो टारगेट करते थे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करते थे, और ये ग्राम नेगेटिव को किल करते हैं। इसमें ग्राम पॉजिटिव की जो स्पेक्ट्रम है वो लेस होती है फर्स्ट जनरेशन से। मीन्स के फर्स्ट जनरेशन ग्राम पॉजिटिव को ज़्यादा टारगेट करती है और जो सेकेंड जनरेशन है वो ग्राम नेगेटिव को टारगेट करती है। ये दो बातें भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट अपने जहन में रखने हैं। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं हमारे साथ? सिफामिंडोल है, सिफोक्सिटिन है, सिफेक्लर है,
सिफपोडोजमीन है। तो ये हमारे साथ जो है सेकंड जनरेशन के मेंबर्स है। अब थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन कैसा है? थर्ड जनरेशन cephalosporins drug are broad spectrum and they effective against both gram positive and gram negative bacteria। अब जो थर्ड जनरेशन के ड्रग्स है ये इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए इफ़ेक्टिव है, दोनों को टारगेट करती है। अब इसके जो है मेंबर कौन कौन से हैं? सिफोटेक्जीम है, सिफ्ट्राएक्सोन है, सिफ्टेजिडीन है, सिफिक्जीम है। ये जो जितने भी है ये थर्ड जनरेशन के मेंबर्स है। तो आप लोगों को कोई इनमें से ड्रग उठा के दिया जा सकता है कि ये कौन से जनरेशन का मेंबर है, तो आप लोगों ने पहचाननी होगी कि ये थर्ड जनरेशन का मेंबर है। और ये भी पूछा जा सकता है कि थर्ड जनरेशन जो ड्रग्स होती है वो कौन से स्पेक्ट्रम वाली है, ब्रॉड है, नैरो है या एक्सटेंडेड है। तो आप लोगों को याद होना है कि ये जो थर्ड जनरेशन के ग्रुप वाले ड्रग्स है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। अब फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन किस तरह है? These are extended spectrum antibiotics. They are resistant to beta lactamases। ये जो फोर्थ जनरेशन है ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब आप लोगों ने याद रखने हैं, अब लोगों से पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि कौन से जनरेशन के जो ड्रग्स है वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है। तो हमने पहचानने होंगे कि ये जो फोर्थ जनरेशन के जो ड्रग्स है ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले ड्रग्स है। दे रेजिस्ट टू बीटा लैक्टेमेसेस। ये सिर्फ जो बीटा लैक्टेमेस एंजाइम है, जो पेनिसिलिनेस एंजाइम है, उसको ये क्या करती है, रेजिस्ट करती है, जैसा कि सिफिपीम है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिफिपीम कौन से जनरेशन का मेंबर है, तो आप लोगों ने पहचानी होगी कि ये फोर्थ जनरेशन का मेंबर है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के जो ड्रग्स है वो कौन से है? सिफ्टेरोलिन एंड सिफ्टोबाइप्रोल are broad spectrum advanced generation cephalosporins that is administered IVly, means intravenously। अब क्या है, ये जो सिफ्टेरोलिन है और सिफ्टोबाइप्रोल है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि ये जो है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ काम करती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, एडवांस जनरेशन इनकी है, इनकी जो जनरेशन है वो एडवांस्ड है और ये जो है सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में मौजूद होते हैं जो कि इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर किए जाते हैं। They are the only commercially available beta-lactam in the United States with activity against MRSA and is indicated for the treatment of complicated skin and skin structure infections and community acquired pneumonia। अब ये जो ड्रग है ये कमर्शियली ये सिर्फ ये कमर्शियली बीटा लैक्टम ड्रग्स है जो कि यूनाइटेड स्टेट में अवेलेबल है। अभी ये पाकिस्तान में ये जो फिफ्थ जनरेशन ड्रग्स है ये अवेलेबल भी नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट में अवेलेबल है। इसमें क्या खसूसियत है, ये जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड स्किन या स्किन स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई इन्फेक्शंस होते हैं या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब ये है कि अपने आप जहाँ रहते हो वहाँ से लोगों से आपको अगर निमोनिया लग जाए तो उसको कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो स्किन कॉम्प्लिकेटेड स्किन और स्किन इन्फेक्शंस स्किन के स्ट्रक्चर मीन्स के स्किन इन्फेक्शंस और जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है उन सब को ट्रीट करता है। उसके साथ साथ ये इफ़ेक्टिव होता है, इसका एक्टिविटी किसके लिए होता है, जो MRSA है। MRSA का क्या मतलब है? मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस आउरियस। जो स्टेफाइलोकोकस आउरियस बैक्टीरिया है वो क्या था, मिथिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक था। मिथिसिलिन क्या है? मिथिसिलिन को हम मिथिसिलिन भी कहते हैं। ये एक एंटीबायोटिक होता है जो कि जो स्टेफाइलोकोकस जीनस के जो जितने बैक्टीरिया है उसके खिलाफ बनाई गई थी उसको ट्रीट करने के लिए। लेकिन अब क्या हो चुकी है, इसकी रेजिस्टेंस हो चुकी है। अब ये जो बैक्टीरिया है उन्होंने इस
इस मिथिसिलिन की जो रेजिस्टेंस की है, जो स्टेफाइलोकोकस ने मिथिसिलिन को रेजिस्ट किया है, अब ये जो ड्रग है सिफ्टेरोलिन है या सिफ्टोबाइप्रोल है, ये इसके ख़िलाफ़ भी काम करता है। ये जो MRSA है, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये एक ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इनकी वजह से सेवरल ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। जब 2019 इसी 2 साल पहले 2019 में क्या हुआ था, 2019 में इसकी वजह से इसको रेजिस्टेंस थी, इस ड्रग्स रेजिस्टेंस इसने काज की थी इस बैक्टीरिया ने, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसकी वजह से 10 लाख तक डेथ जो है वो पेश आई थी इसकी वजह से, क्योंकि इसने जो मिथिसिलिन वगैरह है उनको रेजिस्ट किया था। तो इस वजह से ये जो ड्रग है, ये बनाए गए 5th जनरेशन जो ड्रग है, एडवांस जनरेशन है सेफलोस्पोरिन्स की, ये अब इस मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस को भी ट्रीट करती है, इसके ख़िलाफ़ भी काम करती है। इसके साथ साथ जो स्किन की कॉम्प्लिकेटेड हमने पढ़ा कि जो स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन, इसके अलावा जो एक्वायर्ड निमोनिया होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, उसको भी ट्रीट करता है। The unique structure allows cifteroline to bind to penicillin binding protein 2A found with methicillin resistant Staphylococcus aureus and penicillin binding protein 2X found with the Staphylococcus pneumonia। ये जो ये टेरोलिन का जो स्ट्रक्चर होता है, एक यूनिक स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसकी वजह से ये जो मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इसमें जो PBP2 है, मतलब कि ये जो पेनिसिलिन्स बाइंडिंग प्रोटीन्स है, उनको भी टारगेट करता है। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है उसमें पाए जाने वाली ये जो PBP2X जो है, इन दोनों को 2A को और 2X दोनों को जो है वो टारगेट कर देता है और दोनों को ख़त्म कर देता है। तो फिर इसकी वजह से जो मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वो भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट सेफलोस्पोरिन्स। सेफलोस्पोरिन्स के बारे में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन्हें हमने सीखनी है, जिन्हें हमने याद रखनी है MCQs के लिए। तो the cephalosporins are beta-lactam antibiotics that are closely related both structurally and functionally to the penicillins। ये जो cephalosporins है ये बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी पेनिसिलिन से बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। The first generation cephalosporins are effective against streptococcal infections। जो फर्स्ट जनरेशन cephalosporins है वो किस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ वो इफ़ेक्टिव है, तो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन जो है उनके ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव है। The third generation cephalosporins have enhanced activity against gram negative bacilli। आपसे पूछा जा सकता है कि थर्ड जनरेशन के cephalosporin जो है वो किसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो आपको पता होना है कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के लिए। Cefepime is classified as 4th generation cephalosporin and must be administered parenterally। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा ड्रग ऐसा है जो कि 4th जनरेशन का मेंबर है और उसको मस्ट हमें जो है इंट्रावेनसली पेरेंटरली जो है एडमिनिस्टर करना है, तो आप लोगों को पता होना है कि वो सिफीपीम है। सिफ्टेरोलिन जो है इज़ ए 5th जनरेशन एंड इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट MRSA, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि MRSA के लिए कौन सा ड्रग इफ़ेक्टिव है, सिफ्टेरोलिन है, और वो कौन से जनरेशन का मेंबर है, वो 5th जनरेशन का मेंबर है। यह अपने याद रखने हैं। अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है जो हमारे साथ सेफलोस्पोरिन्स है, इनके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है।
इनके एडवर्स इफेक्ट में हाइपर सेंसिटिविटी है, रेयरली एनाफाइलेक्सिस होता है, मीन्स कि हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इम्यून सिस्टम की हाइपर जो है वो एक्टिविटी पेश आती है, लेकिन रेयरली एनाफाइलेक्सिस जो है सीरियस एक एलर्जिक कंडीशन होता है, ये बहुत रेयरली होता है। द पेशेंट में बी इन्फॉर्म दैट डायरिया इज़ कॉमन प्रॉब्लम काज्ड बाय एंटीबायोटिक्स विच यूजुअली एंड विद द एंटीबायोटिक इज़ डिसकंटिन्यूड। क्या होता है कि हमें पेशेंट को ये भी ज़रूर समझाना होता है कि आपने एंटीबायोटिक्स जो है वो डिसकंटिन्यूड नहीं करना है, इनका कोर्स जो है वो मुकम्मल करना है, क्योंकि इनका कोर्स अगर मुकम्मल ना किया जाए तो फिर जो है डायरिया आपको हो सकती है, ये भी हमने उनको बतानी होती है। क्रॉस एलर्जी विद सेफेलोस्पोरिन्स शुड बी कंसीडर्ड। हाँ, सेफोलोस्पोरिन्स के साथ क्रॉस जो है एलर्जी हो सकती है, अगर इसके साथ पेंसिलिन्स वगैरह कुछ दिए गए तो क्रॉस एलर्जी हो सकती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में ऑकर रेयरली। जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या है, जो रैपिड डिटोरिएशन है किडनी फंक्शन का, कि तेज़ी से किडनी फंक्शन ख़राब हो जाती है, डिटोरिएट मतलब बदतर हो जाती है, तो उसको हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी कहते हैं। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी रेयर है कि वो भी इनके साथ होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक काफ़ी है। इससे आगे जो क्लास है वो कार्बेपेनिम्स है, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप लोग ये जो 2 क्लासेस हैं इनको अच्छे से पढ़ ले, इसमें जो इम्पोर्टेंट टू नो है इनको अच्छे से याद कर ले। अगर कोई क्वेश्चन है समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।